हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। WCS की क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस की, उसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 10 है। मेरे प्यारे भाई, जिन्होंने अगर अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी है, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आप सभी को एक क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां पे जाके सारी पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, है ना। और आप सभी के बराबर प्यार से भाई हमारा जो चैनल था वो 1000 तक सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। ठीक है भाई, तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसे और आगे बढ़ाना है और अच्छे लेवल तक ले जाना है, और इसी तरीके से हम लोग आपको कंटेंट जो है बेहतरीन देते रहेंगे हमेशा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज हम लोग शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूँ। कोई भी मैं पीपीटी नहीं बनाता हूँ भाई, सारी चीजें जो है वो मैं लिख के ही बताता हूँ, है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्त रेशियो, और उसके साथ साथ में हम सीखेंगे प्रपोर्शन, है ना, जिसे आप कहते हैं प्यारे भाई, जिसे आप कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात के बारे में। ठीक है दोस्त, चलिए, तो अनुपात एवं समानुपात के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें अनुपात की, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं रेशियो के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो के बारे में, यानी कि अनुपात के बारे में। अनुपात से जितने तरीके के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, है ना, आपके WCS में जितने भी तरीके के रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है, अभी मैं थ्योरी सिखा रहा हूँ, ये थ्योरी की क्लास है प्यारे भाई। यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं शुरू करूंगा बहुत जल्दी, है ना। पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो, अनुपात होता क्या है ना। अगर मैं बात करूं अनुपात के सिंबल की, तो अनुपात का सिंबल आपको कुछ इस तरीके से आप लोगों के मन में है कि सर ये जो है ये रेशियो का सिंबल है ना। ठीक है, ये क्या है सर, ये रेशियो का सिंबल है ना। 2 पॉइंट लगा देना, रेशियो। ठीक है, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या होती है। देखो, अनुपात जो होता है ना, वो दो राशियों के बीच संबंध बताता है। क्या करता है दोस्त, जो हमारा अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो क्या करता है कि दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच क्या करता है प्यारे भाई, संबंध बताता है। ठीक है दोस्त, बात आप समझ गए। क्या करता है, दो राशियों के बीच में संबंध बताता है, उसे हम रेशियो कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है रेशियो का। ठीक है दोस्त, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका कोई इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है भाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, सिंपल सी बात। अच्छा, अब ये कैसे बताता है, कैसे संबंध बताता है दो राशियों के बीच में, मैं बताता हूं आपको। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2 kg, और रेशियो में हमने लिख दिया 5 kg, है ना। मैंने कहा कि 2 kg चीनी है, और मैंने कह दिया कि 5 kg जो है वो चावल है। ठीक है, तो ये रेशियो बता दिया, है ना। और एक बात समझ लो जरा, रेशियो तो समान मात्रक की जो राशि होती है ना, दो समान राशियों के बीच में संबंध बताता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2 kg और 5 kg, यानी कि दोनों का यूनिट क्या है, केजी में है। दोनों का यूनिट किस में है दोस्त, किलोग्राम में, है ना। अगर मैं यही एग्जांपल ले लेता कि सर 2 kg, रेशियो में मैं लेता 5 ग्राम, तो ये रेशियो गलत होता। क्योंकि अगर कोई यूनिट है, अगर कोई भी राशि, दो राशियां हैं, वो राशियां समान यूनिट की होनी चाहिए। रेशियो का तो कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन दो राशियों, भाई आप क्या करोगे, दो समान चीजों के बीच में ही तो आप कंपेयर करोगे ना। कोई अदर राशि के बीच में कंपेयर तो करोगे नहीं, समान राशि के बीच में कंपेयर करोगे। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, दोनों राशियां समान होनी चाहिए, तभी आपका काम सेट होगा। तो ये मामला आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि रेशियो दो राशियों के बीच में संबंध बताता है। कैसे बताता है वो मैंने सारी चीजें बता दी। और छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जैसे रेशियो होता है,
तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं प्यारे भाई, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं कि ए अनुपाते बी में कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ए अनुपाते बी, है ना। इसी को आप लिख सकते हो ए अपॉन बी में भी, कैसे लिख सकते हो, ए अपॉन बी में भी आप इसको लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई नंबर लिखा 2:3, तो अगर रेशियो में कोई भी संख्या लिखी है तो इसको आप बटे में भी लिख सकते हो 2/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। बोलो। और रेशियो को हमेशा सबसे छोटे क्रम में लिखा जाता है, सबसे छोटी यूनिट में लिखा जाता है। जैसे मैं कहूं कि यही 2:3 ऐसा लिखा होगा 20:30, तो अगर इसमें किसी समान, दोनों में क्या होना चाहिए, समान संख्या से भाग देना है आपको। मैंने कहा कि यहाँ पे 10 का भाग जा रहा था, मैंने 10 से भाग दिया, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तब जाके एक ऐसा बना होगा 2:3 बना होगा। यानी आपको रेशियो अगर बड़ा है, अगर अनुपात है, दो संख्याओं को अनुपात दिया है, अगर उसमें किसी समान संख्या से भाग जा सकता है तो उस भाग को आपको देना है और सबसे छोटे रूप में आपको रेशियो को लिखना होता है हमेशा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए जरा, ये बात समझ में आ गई कि रेशियो के हमेशा सबसे छोटे उसमें लिखते हैं, सबसे छोटे रूप में लिखते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल बताया, जैसे 20:30 लिखा था, मैंने कहा कि 10 से भाग जा रहा है तो 10 से दे दो ना, सबसे छोटे क्रम में लिखो 2:3, है ना। अगर कोई भी संख्या अनुपात में लिखी है, ए अनुपात बी लिखा है, तो उसको आप बटे में लिख सकते हैं, सिंपल सा बात, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए होता है मेरे प्यारे भाई, इस ए को हम कहते हैं प्रथम पद। ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। बी को हम क्या कहते हैं दोस्त, बी को हम कहते हैं द्वितीय पद। ए को प्रथम पद और बी को द्वितीय पद। सेम चीज यहां पे भी है कि ये प्रथम पद हो जाएगा, है ना, और ये होगा आपका, ये होगा आपका द्वितीय पद। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात। रेशियो के बारे में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। रेशियो के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ले चलता हूं आपको अनुपात के प्रकार, यानी कि रेशियो के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रेशियो यानी कि अनुपात के प्रकार, है ना। मैं आपको बताता हूं अनुपात के प्रकार, कितने प्रकार के अनुपात हो सकते हैं। बेसिक अनुपात तो मैंने आपको बता दिए, अब मैं बताता हूं आपको अनुपात के प्रकार, ठीक है भाई। बोलो जरा, चलिए। तो अनुपात के प्रकार में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो अनुपात आता है वो आपका होता है सरल अनुपात। सबसे पहला मेरे प्यारे भाई जो आपके सामने आता है वो क्या होता है, वो होता है सरल अनुपात, ठीक है, सिंपल रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल रेशियो के बारे में कि सिंपल रेशियो क्या होता है ना। सिंपल रेशियो का मतलब होता है भाई कि यदि किसी अनुपात में, है ना, दोनों पर क्या होता है, अभाज्य है ना, तो उसे क्या कहते हैं, क्या हम कहते हैं भाई, उसे उसे हम कहते हैं सरल अनुपात, है ना। देखो जरा क्या कहे दोस्त, यदि किसी अनुपात में, यदि किसी अनुपात में दोनों पद, दोनों पद क्या हो, दोनों पद अभाज्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं सरल अनुपात। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम सरल अनुपात कहते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, क्या मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया 2:3। अब ये जो इसके दोनों पद हैं, ये दोनों पद कैसे हैं, अभाज्य हैं। इसका जो प्रथम पद है ना, ये इसका प्रथम पद है, और ये इसका कैसा है दोस्त, ये इसका द्वितीय पद है ना। अब देखो जरा, क्या 2 और 3 में किसी कॉमन संख्या से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये दोनों पद कैसे हैं, अभाज्य हैं, इसीलिए कैसा रेशियो, एक सिंपल रेशियो है, यानी कि सरल अनुपात है। और आपको हमेशा, मैंने जो पीछे आपको बात बताई ना, वो यही बात बताई कि रेशियो को हमेशा कैसे लिखना होता है, सरल अनुपात में, यानी सिंपल रेशियो में लिखना होता है। समझ गए बात की नहीं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, 2:3 लिखा, यानी अब इनमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा, यानी ये दोनों अभाज्य हैं, ठीक है ना। समझ गए बात को, तो इसको हम कहते हैं सिंपल रेशियो यानी कि सरल अनुपात। समझ गए बात को, चलिए। अब मैं ले चलता हूं आपको दूसरे अनुपात में। दूसरा अनुपात आपका क्या होता है, मिश्र अनुपात।
क्या होता है मिश्र अनुपात, जिसे आप कहते हैं संयोजित अनुपात, है ना। दूसरा जो टाइप होता है आपका वो होता है मिश्र अनुपात, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्त, जिसे आप कहते हैं संयोजित अनुपात। क्या कहते हैं दोस्त, संयोजित अनुपात। चलिए जरा इसके बारे में समझते हैं, मिश्र अनुपात के बारे में, कि मिश्र अनुपात क्या होता है मेरे भाई, है ना। देखो दो या दो से अधिक अनुपात, है ना, के जो पूर्व पदों व अंतिम पदों के गुणनफल, जैसे दो या दो से अधिक अनुपात दिए गए हैं, है ना, तो उनके पहले पद और अंतिम पद के जो गुणनफल से अनुपात बनता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, उसको हम कहते हैं मिश्रित अनुपात। ठीक है, देखो जरा क्या कहेंगे आप कि दो या दो से अधिक अनुपात, जहां पे दो अनुपात हो या फिर दो से अधिक अनुपात, है ना, तो दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों व अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को, है ना, गुणनफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं दोस्त, अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं। अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मिश्र अनुपात कहते हैं, कैसे, जरा देखिएगा मिश्र अनुपात आप कैसे कहेंगे। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और एग्जांपल में मैंने लिखा कि ए अनुपाते बी, ये मैंने पहला अनुपात लिख दिया ए अनुपाते बी, ठीक है। मैं दूसरा अनुपात यहां पे लिख देता हूं कि सी अनुपाते डी। ये दो अनुपात हो गए कि नहीं, ए अनुपाते बी व सी अनुपाते डी। ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, और डिफिनीशन में भी यही बोला गया है दो या दो से अधिक, लेकिन मैंने एग्जांपल में दो लिया, इसके आगे और भी हो सकता था, अभी वो भी समझा दूंगा। तो दो या दो से अधिक अनुपात जहां पे दिए हों, है ना, तो उनके पहले पद का गुणनफल यानी कि a इंटू सी, और दूसरे पदों का गुणनफल यानी कि b इंटू डी। क्या कहेंगे आप, b इंटू डी। दोनों सॉरी, दोनों अनुपात जो है, तो पहले पदों का गुणनफल और दूसरे पदों के गुणनफल के अनुपात जो होते हैं वो कहलाते हैं मिश्र अनुपात, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मिश्र अनुपात। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे भाई, ये कहलाएगा आपका मिश्र अनुपात। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी मिश्र अनुपात की, कि दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पद यानी कि पहले पद और अंतिम पदों के गुणनफल का जो अनुपात बनता है उसे हम मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को इतना कि नहीं समझ गए, बोलो जरा। अब बताते हैं आपको तीसरे टाइप में लेके चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलोमा अनुपात यानी कि अपोजिट, है ना, उसको मैं समझाता हूं। तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा टाइप क्या होता है इसका, कि विलोमानुपात, है ना। तो विलोमानुपात के बारे में आपको बात बताते हैं कि विलोमानुपात क्या है। देखो विलोमानुपात यह होता है कि अनुपात के पदों को आपस में बदल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, विलोमानुपात हो जाता है ना। मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूं कि अनुपात के पदों को आपस में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है ना, आपस में बदल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि ए अनुपाते बी, ये हमारा एक अनुपात है, और इसी को मैं क्या कर दूं, इसी को मैं लिख दूं बी अनुपाते ए, यानी मैंने क्या किया, इनके पदों को बदल दिया। तो ये क्या बन गया दोस्त, ये बन गया आपका विलोमानुपात, है ना। कभी भी अगर आपसे पूछता है विलोमानुपात, जैसे एग्जांपल में लिखता हूं 2:3, इससे पूछ लिया कि विलोमानुपात बताओ, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 3:2, बस यही हो जाता है आपका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात। ये होता है आपका विलोमानुपात, एकदम सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विलोमानुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात के पदों को आपस में बदल दिया जाए। ए अनुपाते बी था, हमने उसको बी अनुपाते ए कर दिया, वो क्या बन गया, विलोमानुपात बन गया। ठीक है, चलिए आगे चौथी चीज, जो चौथा हमारा इसका
प्रकार होता है वो होता है वर्गानुपात। देखो वर्गानुपात जो होता है बहुत ही सिंपल बात है। जैसे कि आपको कुछ अनुपात दिए गए हैं ए अनुपाते बी, और इसका आपको वर्गानुपात बताना है। वर्गानुपात का मतलब होता है सिंपल सा वर्ग कर देना, यानी कि ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर, सिंपल। बस ये बन जाता है आपका वर्गानुपात। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो तीसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाती, पांचवी चीज आ जाती है आपके सामने, घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्या होता है प्यारे भाई, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है ए अनुपाते बी, है ना, ए अनुपाते बी, इसका घनानुपात क्या हो जाएगा, ए क्यूब अनुपाते बी क्यूब। ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा घनानुपात। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वर्गानुपात और घनानुपात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बताओ, अच्छा मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं यहाँ पे, समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि 2:3 है, इसका वर्गानुपात बताना है ना। तो आप 2:3 का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये बन गया वर्गानुपात। अच्छा अगर घन पूछ लेता कि भाई 2:3 है, इनका घनानुपात बताओ, तो आप इनके ऊपर क्यूब लगा देते। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, त्रिका 27, 8:27। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई वो नहीं। तो ये थे आपके अनुपात के प्रकार। मैंने पांचों प्रकार आपको बता दिए हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, बन सकते हैं नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने समानुपात में। अनुपात की बात तो मैंने बता दी, अब आ जाते हैं प्रोपोर्शन में, यानी कि समानुपात में। समा अनुपात है ना, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन। देखो बहुत सिंपल सी बात होती है इसमें समानुपात में। समानुपात का मतलब होता है समान प्लस अनुपात, ठीक है। समान प्लस अनुपात, इससे बनकर, इससे मिलकर बना होता है समानुपात। इससे मिलकर क्या बना होता है, इससे मिलकर बनता है आपका समान। समान अनुपात का सिंबल कैसा होता है दोस्त, मैं बताता हूं। समान अनुपात का सिंबल ऐसे 2:, है ना। और क्या होता है इसका सिंबल, देखिएगा जरा। एक तो सिंबल इसका ये होता है ऐसे 2:, बना दो, समान अनुपात हो गया। दूसरा, इसी समानुपात को आप बराबर के सिंबल से भी रिप्लेस कर सकते हो, है ना। समान समान अनुपात का मतलब होता है समान अनुपात। जैसे मैं लिखूं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 2:3, है ना। समान अनुपात में लिख दिया 4:6, है ना। अब ये इसका मतलब क्या, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है इस सिंबल के इधर का जो अनुपात है और इस सिंबल के राइट का जो अनुपात है, ये दोनों आपस में समान है। नहीं यकीन है तो जरा देख लो, इधर क्या लिखा है 2:3, है ना। और मैंने क्या कहा था कि इस, देखो इस सिंबल को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो जहां पे जरूरत पड़े। तो जैसे मुझे इनको बराबर दिखाना है तो मैं बराबर लगा सकता हूं। समान अनुपात का मतलब वही होता है बराबर, दोनों पक्ष आपस में बराबर। तो मैं समान अनुपात की जगह बराबर का सिंबल भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मैंने कहा था अगर किसी रेशियो में दोनों में कॉमन नंबर से भाग जाए तो दे दो। जैसे यहाँ पे 2 से जा रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2:3। अब देखो जरा ये क्या दोनों अनुपात समान हो गए, बोलो। तो इसी को हम कहते हैं समान अनुपात, समझ गए। ये समान अनुपात की सिंपल सी परिभाषा है। अगर कहीं पे समान अनुपात का सिंबल लगा है तो उसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ के जो अनुपात दिए गए हमको वो बराबर है। अच्छा अब यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है मेरे प्यारे भाई, जरा उस बात को समझिएगा। क्या निकल के आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। मैंने क्या लिख दिया, सी अनुपाते डी। इस बात को जरा गौर करिएगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको अलग ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, अलग ही लिख देता हूं। देखिए जरा,
मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पे चार वर्ड यूज किए हैं, ए बी सी और डी, यही चार तो मैंने लिखा है, इन चार से ज्यादा तो हो नहीं सकता। इस ए को हम बोलते हैं प्रथमानुपात, यानी पहला अनुपात होता है। बी को हम बोलते हैं द्वितीय अनुपात, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि तृतीय अनुपात। फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चतुर्थानुपात। समझ गए बात, चतुर्थानुपात, ठीक है। ये इनका नाम है, ए का प्रथमानुपात, बी का द्वितीय, सी का तृतीय, डी का चतुर्थ। अब इनकी जगह नंबर हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आपसे देखो जरा, पूछेगा क्या, कभी भी आपसे ABCD में कोई दो नंबर नहीं गायब करेगा। मान लो कि जैसे नंबर लिखे हैं, चार नंबर, इनमें से कभी भी दो नंबर नहीं गायब करेगा। अगर वो दो गायब कर देगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। वो हमेशा से एक ही अनुपात को गायब करेगा, या तो वो प्रथम अनुपात को गायब करेगा, या वो द्वितीय को, या तृतीय को, या चतुर्थ को। इन चार में से किसी एक को ही गायब करेगा और उसकी जगह लिख देगा एक्स, कह देगा एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप कैसे बताओगे? इसका सिंपल सा फार्मूला होता है सॉल्व करने का, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ठीक है, कि प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद बराबर, है ना, द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद। इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर देते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल। क्या कह देते हैं? कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। क्या कह देते हैं? मध्य पदों का गुणनफल। ये सिंपल सा इसका फार्मूला होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। ये निकल के कैसे आता है वो बात मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा कैसे निकल के आता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने लिख दिया यहाँ पे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। तो मैंने क्या कहा था कि जहां पे ए अनुपात अनुपात लगा होता है उसको आप बटे में लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया ए बटे में बी। और जहां पे समानुपात होता है वहां पे आप बराबर लगा सकते हो, और इसको भी लिख दो आप सी बटे में डी, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या निकल के आ जाएगा? ए इंटू में डी बराबर में बी इंटू में सी। और यही फार्मूला ही मैंने आपको बताया अभी कि पहला पद इंटू चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। समझ गए बात को? सिंपल सा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इन्होंने कह दिया कि 2:3 समानुपाते 4:x। अब क्या किया कि इन्होंने क्या पूछ लिया? चतुर्थ पद। कैसे करोगे? आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल करा दो बराबर मध्य पदों का गुणनफल करा दो। अब आप x के बराबर करोगे तो 3 × 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 6। सिंपल सी बात। चतुर्थ पद आपको मिल गया 6। अब इसमें से कोई भी पद गायब कर दे, आप कर लोगे क्वेश्चन, कर लोगे कि नहीं? जहां पे भी x लिखा होगा कोई मतलब ही नहीं, हमें तो फार्मूला पता है ना कि बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बस सिंपल सा फार्मूला लगाना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कर लोगे? बताओ जरा, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। ये हो गया समानुपात, ठीक है। आ जाओ जरा, अब हम चलते हैं आगे। समानुपात के प्रकार, समानुपात के प्रकार। देखो जरा समानुपात के प्रकार, मैं आपको बताता हूं सबसे पहला प्रकार क्या होता है ना। सबसे पहला जो होता है वो होता है मध्यानुपात। क्या होता है? मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शन जिसे आप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको आप कहते हैं मीन प्रोपोर्शन।
मध्यानुपात। क्या कहते हैं आप? मध्यानुपात। देखो जरा मध्यानुपात का क्या होगा, है ना। इसमें होता क्या है, सिंपल ना समझो। जैसे वहां पे 4 अनुपात दिए थे, यहाँ पे क्या होता है कि ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे मध्यानुपात क्या है? मध्यानुपात मेरे प्यारे भाई ये है, क्योंकि ये दोनों तरफ दोनों अनुपात में ये बराबर है। पहले अनुपात में भी बी है, दूसरे अनुपात में भी बी है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इसीलिए हम इस बीच वाले पद को कह देते हैं मध्यानुपात। क्योंकि ये दोनों तरफ है, मध्य में है, इसलिए हम इसको कह देते हैं मध्यानुपात। क्या कह देते हैं? मध्यानुपात, है ना। अब जरा समझो मेरी बात को। क्या समझो कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ए बटे में बी बराबर बी बटे में सी, और इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा? बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर बराबर में ए इंटू सी, यही तो बनेगा ना। अच्छा, अभी मैं यहां पे एक चीज और बता देता हूं कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है। बस यहाँ पे 3 ही पद तो है, चौथा तो दिख नहीं रहा, एबीसी ही है। ए को हम कहते हैं प्रथम पद, ए को हम कहते हैं प्रथम पद, बी को हम क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं मध्य पद यानी मीन प्रोपोर्शन, सी को हम क्या कहते हैं, सी को हम कहते हैं तृतीय पद। द्वितीय पद नहीं, तृतीय। द्वितीय तो ये है जिसे हम मध्य पद कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करेगा, इन 3 में से कोई एक पद गायब कर देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि इनका तीसरा पद बताओ, दूसरा बताओ, या क्या बताओ। तो आपको सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे मध्य पद पूछता है यानी बी की वैल्यू पूछता है, तो इससे आप मध्य पद निकाल लोगे। ये फार्मूला बन गया है कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। इसी को आप लिख सकते हो कि बी बराबर में स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ए इंटू सी। ये भी उसी फार्मूले का एक रूप है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए आप? ठीक है। तो अगर आपसे मध्य पद पूछ लेता है तो आप ये फार्मूला लगा दोगे। अगर आपसे प्रथम पद पूछता है, ए की वैल्यू पूछता है, तो यहीं से निकाल लो ना। ए बराबर आप करोगे तो सी इधर आ जाएगा बी के नीचे, तो बी स्क्वायर अपॉन में सी। ये बन गया प्रथम पद का फार्मूला। किसका बन गया? ये फार्मूला बन गया प्रथम पद का। अच्छा, तृतीय पद हम कैसे निकालेंगे उसका भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। तृतीय पद का मतलब है सी, सी बराबर, तो सी को इधर रहने दो, ए को इधर भेज दो, तो बी के बटे में आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये बन गया तृतीय पद का फार्मूला। किसका बन गया? ये बन गया तृतीय पद का फार्मूला। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या। समझ गए? ये जो मैंने बताया समानुपात, ये अलग मैटर है। इसमें 4 रेशियो दिए होते हैं, 4 में से एक गायब करता है, तो आप लगा लोगे बाय पद का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इस वाले मध्यानुपात में 3 ही पद होते हैं, प्रथम, मध्य और तृतीय। तो इसके लिए ये फार्मूला काम करता है। प्रथम पद निकालना है तो ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, तृतीय पद निकालना है सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, मध्य पद निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी लगा लो, या बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी लगा लो। ठीक है, ये बात मैंने आपको सिखा दी। कोई दिक्कत? बताओ, समझ गए? बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे सीखना था, और कोई दिक्कत वाली? और भी प्रकार होते हैं, लेकिन बस इतने ही प्रकार से आप काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्योंकि आगे जो भी प्रकार है उसमें से कौन सा फार्मूला लगता है, उसमें से यही फार्मूला लगता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो मैटर था, ये हमने मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में खत्म कर लिए, और कम ही समय लगा। तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको समझना है। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, नहीं आ रहा है, उसका अगर आप सोल्यूशन भी देखोगे ना, तो बस इन्हीं के अंदर से मिलेगा। अगर आप YouTube पे सोल्यूशन भी देखते हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने अगर आपको कॉन्सेप्ट बताया तो उसी कॉन्सेप्ट के अंदर से ही होगा, बस आप समझ जाएंगे उसको। ठीक है, बाकी मैं बहुत जल्द ये आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो अगर आज की क्लास आपको बढ़िया लगी, कुछ बातें आपको समझ में आई, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए, तो हमारी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।